समाज। अंता उपचुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन आज बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल समेत 5 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। तस्वीर पूरी तरह से धरातल पर साफ हो चुकी है और ऐसे में धरातल पर सब अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। अंता उपचुनाव का रण चरम पर पहुंच रहा है। अंता के मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को बड़ी राहत मिली है। मोरपाल सुमन के समर्थन में पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और संतोष बाई सुमन ने नामांकन वापस ले लिया। दोनों ही पूर्व निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा कैंडिडेट मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार कर उन्हें जीत दिलाने की बात कही है। अब बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और मोरपाल जी सुमन के साथ हूँ। मैं बीजेपी पार्टी के, मेरी आगे सेवा भावना है, मैं सेवा दूंगी। आप बीजेपी के लिए काम करेंगे? हाँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, काम करूंगी। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा मुद्दा रहेगा विकास और स्वच्छ छवि राजनीति में होना जरूरी है। सेवक को चुने, ये हम जनता से अपील करेंगे। बेदाग छवि के व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जो स्वच्छ राजनीति दे सके। अंता में कांग्रेस दमखम से जुटी हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस ने भी जीत के दावे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस और वहाँ पे जो विकास के कार्य अवरुद्ध करवाए हैं इस सरकार ने, उसको लेकर के जनता में रोष है। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रमोद जैन भाया भारी मतों के अंतर से वहाँ पे विजय प्राप्त करेंगे। 11 नवंबर को अंता उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। अब देखना होगा कि अंता में किसको कामयाबी मिलेगी। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार अंता में किसको कामयाबी मिलेगी और सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसकी स्थिति इस वक्त मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल, अंता की सियासत किसको राहत, क्योंकि अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जिनको नाम वापस लेना था वो ले चुके हैं। कुल मिलाकर के 15 प्रत्याशी हालांकि चुनावी मैदान में है, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय है, या यूं कहें कि सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच भी हो सकती है। आखिरकार अब नाम वापसी के बाद किसको राहत, इस पर बात करेंगे, क्योंकि पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी के बागी थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। सवाल नंबर 2, अंता का उपचुनाव दांव पर दिग्गजों की साख, क्योंकि लगातार अब ये जो चुनाव है बीजेपी कांग्रेस के लिए नाम का भी सवाल है, नाक का भी चुनाव है। तो ऐसे में किसकी साख कहां पर दांव पर लगी है, कौन कैसे बचाने में जुटा है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 ये कि माइक्रो मैनेजमेंट या ग्राउंड वर्क भारी, कौन किसके ऊपर भारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। विकास के नाम पर बीजेपी के खाते में क्या है और कांग्रेस के खाते में क्या है, जिसके आधार पर जनता वोट करेगी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ हैं एस पी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ निर्जन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले मदन जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आपके नाम राशि बोल रहे हैं कि मुद्दा जो है वो विकास ही होगा। अब बीजेपी के पास अंता में विकास गिनाने के लिए क्या है 2 साल का? हेमंत जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, आज आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, क्या चक्कर है? चुनाव के कांग्रेस रिजल्ट के से प्रवक्ता आ ही रहे हैं, अभी जुड़े नहीं है, जुड़ने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। आप काफी दिनों बाद आज दिखाई दिए हैं, बोलिए। मुझे लगा कि अंता में तो कांग्रेस का सफाया हो ही गया है, और लगता है न्यूज 18 के यहाँ से भी पता नहीं। नहीं, शुभ बोलिए। सफाया न्यूज 18 के यहाँ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी आवाज आए तभी तो मजा है। नहीं, देखिए, जो अंता का चुनाव है ये राजस्थान की
विकास का चुनाव है। और जो पिछले 2 साल के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, जिस तरीके से राजस्थान विकास की पटरी पे तेजी से भाग रहा है और जनता के कार्य हो रहे हैं, ये जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, इस पे मोहर लगने वाली है। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोलता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे अभी हवा में बोलेंगे, मैं पूरी चीजों के साथ बोलता हूँ। हेमंत जी, हम भी आपको बिठा करके सुनते हैं सर, हवा में नहीं सुनते हैं, आराम से। हम भी आपको बिठा करके ही सुनते हैं, कह रहा हूं। नहीं, मैं तो नहीं जी। जिस तरीके, मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं हेमंत जी, मैं ये बात पूरे प्रमाण के साथ में कह रहा हूं कि जिस तरीके से 7 उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों पे जीत मिली और कांग्रेस के पास 4 थी, उनकी जमानत जब्त हो गई, और 36 पंचायत राज के उपचुनाव के अंदर से 28 भारतीय जनता पार्टी जीती, वो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के विकास के कार्यों पे मोहर लग रही है। और मैं आपको बड़ी वो कहता हूं, जो कांग्रेस के एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, वो अंता के अंदर इस बार गमछा घुमाने से उनको कहा कि गमछा डांस दिखा दो आप, लेकिन वो अंता में गमछा नहीं घुमाया, आपने देखा नहीं है। आपको पता है गमछा क्यों नहीं घुमाया? क्योंकि जहां जहां गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा घूमा है, कांग्रेस साफ हो गई है, और अंता के अंदर भी डर के मारे नहीं घुमाया। नहीं, चुनाव के बाद भी अंता की जनता मौका नहीं देगी। मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट पे जीरो पे हूं हेमंत जी। आज जिस अंता के अंदर प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता खड़ी हुई है और मोरपाल सुमन के साथ में जनता खड़ी हुई है, ये दर्शाता है साफ साफ कि किस तरीके से, और ये आपके चैनल ने भी दिखाया होगा, मैं समझता हूं कि प्रमोद जैन भाया वोट मांगने जाता है, लोग कहते हैं कि अरे भ्रष्टाचार वो किया आपने, तो उनको कहना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, अगर साबित हो जाए तो आपकी जूती मेरा सर। जहां क्लियरिफिकेशन देना पड़े आपको, वो स्थिति आज आ गई है। और मैं अगर अंता में विकास देखना हो प्रमोद जैन भाया का, तो मैं कहता हूं 12 से मांगरोल की सड़क देख लो, जहां पे 25 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आज और भी अंता के अंदर भ्रष्टाचार देखना हो आज तो भी खान कह रहा की हूं, ये मदन जी, आज भी उस मांगरोल अंता वाली सड़क पर 2 घंटे लग रहे हैं। हेमंत जी लग रहे हैं, लेकिन उसका आपको टेंडर, मैं आपको मैं टेंडर में गया ही नहीं हूं मैं अभी, टेंडर में तो गया ही नहीं हूं। मेरा एक सीधा सा सवाल था जिसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं उस सवाल पर वापस आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं मदन जी, आपकी इतनी सारी बात सुनने के बाद मेरे छोटे से सवाल का छोटा सा आप जैसा जवाब देना चाहे वो सुन के पे आगे निकल जाऊंगा। सवाल इतना ही है कि अंता में आपके पास वसुंधरा राजे के कामों के अलावा अपनी सरकार के भजनलाल जी के वक्त के 2 साल में कुछ विकास के 3 काम ऐसे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। सीधा सवाल है। हेमंत, पहला तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। वसुंधरा जी के काम, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वसुंधरा जी मतलब, मेरा कहने का मतलब पहले की सरकार में जो काम हुए उसके अलावा 2 साल आपको नई सरकार में हुए। जी हेमंत, आप सुनेंगे, आप मेरा शब्द पूरा हो जाने दीजिए, मेरा आग्रह है आपसे। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी का मदन प्रजापत, वसुंधरा राजे जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हम सब कार्यकर्ता हैं और हम सब कमल के फूल के पीछे हैं। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है, ये वंशवाद की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है संस्कारों की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ काम निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं। मुझे पता है वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो उनकी सरकार में हुए। मैं कह रहा हूं 2 साल आपकी उपलब्धि अंता को लेकर के क्या है? इतना सा सवाल है, कोई है तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे मैं बता रहा हूँ, बहुत है बता दीजिए। 3 बड़ी उपलब्धियां मांगरोल और बारा के बीच की जो सड़क थी उसका टेंडर हो गया, ऑर्डर जारी हो गया, आचार संहिता से रुका हुआ है। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी यहाँ बन जाएगी। अब टेंडर भी उपलब्धि होती है, सड़क बने ना बने टेंडर हो जाए वो भी एक उपलब्धि है। मदन जी, मैं आता हूँ वापिस। आर्य साहब आ गए हमारे साथ में, राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आर्य साहब, एक छोटी सी टिप्पणी। आज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विकास अंता का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कैसे देख रहे हैं? अब तो तस्वीर साफ हो गई है। विकास 2 साल से ये सत्ता में है, महीने भर बाद में इनको पूरे 24 महीने हो जाएंगे, लेकिन 24 महीनों में इनके पास में एक भी उल्लेखनीय उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। देखिए, राजस्थान के अंदर इस वक्त जिस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार के कैबिनेट मंत्री जाके इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं के अंदर कमजोर मॉनिटरिंग है, अस्पताल के अंदर डेड बॉडी नहीं दी जाती, और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के सामने
अलवर के जिलाध्यक्ष के ऊपर खुलेआम आरोप लगता है कि इन्होंने ग्रामीणों की जमीन हड़प रखी है। तो आज आप देखिए कैसी बातें करते हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, चाहे जो हमारा पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है, जो दूध दिया जाता है 69 लाख बच्चों को, वो दूध बाजार के अंदर मावा फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा है। जो आपकी अन्नपूर्णा रसोई है उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बताइए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। किसानों की हालत ये हो गई, सुनिए ना, सुनिए, किसानों की देखिए, 12 हमारा धान का कटोरा है, वहां पे कृषि उत्पादों की बहुत वो है, चाहे दलहन की बात हो, चाहे हमारे तमाम उत्पाद चावल की बात हो। आज बताइए, जो हमारी मतलब फसलें हैं, चाहे दलहन की है चाहे तिलहन की है, उनकी मतलब समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही है, ना उनको टोकन दिए जा रहे हैं, ना खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। आप एक बात है, डीएपी मिल नहीं रही है। प्रदेश वाली तो आज बहुत मैं सारी आपको एक बात समस्याएं बता रहा हूं कि हैं, ये लेकिन सरकार पूरी तरीके से छोटी सी बात यह है कि अंता में इस 2 साल से पहले इस प्रदेश में आप भी सरकार में 5 साल तक थे और प्रमोद जैन भाई मंत्री के रूप में रहे, तो आपकी क्या कोई 3 बड़ी उपलब्धि है जो जनता के बीच में अंता के लिए लेके जाएंगे? अंता को पावर ग्रिड के लिए सबसे मजबूत हमने केंद्र बनाया। अंता के अंदर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, ये हमारी उपलब्धि है। आज अंता के किसी भी इलाके में जाइए, आपको चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई देंगे। लेकिन इस सरकार ने किसानों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, जो उनको मुआवजा नहीं दे रहे लगाए थे कि हरे भरे जो हमारी कृषि बीमा सुन लीजिए, कृषि बीमा कंपनियों ने किसानों को लूटा है, उनको मुआवजा नहीं दे रहे, फर्जी गिरदावरियां हो रही है। पहले बाकी मेहमान भी है। अरे तो 10 सेकंड में आर्य जी का जवाब दे दूं, किसानों को सुविधा देते हैं तभी तो किसान करते हैं। आज इस सरकार ने किसानों को डीएपी नहीं दिया, किसानों को समर्थन मूल्य पे तो वही बात हो गई बीजेपी वाली कि हमने टेंडर करवा दिया जो अंता से मांगरोल की सड़क का, यही हमारी उपलब्धि है। बताइए। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कृषि उत्पादन के अंदर हमने अंता को 2 साल में आप मदन जी गजब बात करते हैं। आपको जाकर के चुनाव हुआ तब तो सड़क दिखाई दी, 2 साल में तो आपने देखा है। अब वो कब सड़क बनेगी वो तो भगवान ही मालिक है। किसानों की हालत देखो ना, आप कैसी बातें करते हैं? मैं कैसे बातें कर रहा हूँ, आप कैसे बातें कर रहे हैं? टेंडर का 2 दिन में हुआ, आप उपलब्धि के नाम पर कहते हैं टेंडर है। सरकार में सर, सरकार में टेंडर उपलब्धि है आपकी, गजब हाल है। सुनिए, हाँ बोलिए। किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है, मेरी बात को आराम से सुनिएगा। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। मेरे जवाब में आपके सवाल का नहीं मिले आंसर, उत्तर तो आप फिर बात करिएगा जी। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मुद्दे से भटके नहीं, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। अभी मैं आपकी रोड वाला जवाब बाद में दूंगा, पहले आर्य जी का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि 12 धान का कटोरा है। 12 धान का कटोरा नहीं है कांग्रेस के लिए। ये भरत सिंह कुंदनपुर जी ने क्या बोला था, इनको जरा बताइए। बाया रे बाया, खूब खाया, एक तो पूरा का पूरा गांव खाया। आपको पता नहीं है, राजेंद्र ये आर्य जी आपको शायद पता नहीं है, यहाँ खान की झोपड़ियां गांव है, को हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। पूरे देश के अंदर अपने खाद्यान्न उत्पादन बेच रहे हैं। झूठ की फैक्ट्री के प्रवक्ता थोड़े आज आप बताइए, आप किसानों को डीएपी दे रहे हैं, आप समर्थन मूल्य दे पा रहे हैं क्या? आप समर्थन मूल्य दे पा रहे हैं क्या? किसानों की फर्जी गिरदावरी करवा रहे हैं, आप उनको मुआवजा दिला रहे हैं क्या? फसल बीमा का मुआवजा वापस आ जाऊंगा। फसल बीमा का मुआवजा दिलवाइए, आपको फसल बीमा का मुआवजा दिलवाना पड़ेगा। किसान आंसू रो रहा है, ईट खाओ, बाटा खाओ, किसान आंसू रो रहा है। ठीक है, वो बार रिपीट वाला चला जा रहा है सर। सुनिए ना, भाई खाएगी वो अभी 1 महीने से वही सुना। थोड़ा लगाओ सर, थोड़ा लगाओ, टेंडर से इनसे बाहर निकलो, थोड़ा लगाओ। मदन जी ठीक है, हो गया। 4-5 मिनट कंटिन्यू बोला मदन जी। सुनवाई करें, ये हमारा मुद्दा किसानों की बदहाली का है। नहीं, ऐसे नहीं होगा मदन जी, बस शांत होइए। एसपी मित्तल साहब, क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों में यही स्थिति है? राजस्थानी में कहावत आ रहा, मारा सपन पाठ मत चाटू तो मैंने चाट। बस बीजेपी से पूछो, हाँ साहब क्या विकास किया? बोले जी हमने टेंडर करवा दिया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, वो सड़क खराब है साहब। कांग्रेस से पूछो जिनके मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, वो कह रहे सड़क खेत हरे भरे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। मैं ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापस। सुन लिया सर मदन जी, नहीं ऐसे नहीं होगा सर, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ही आप बोलेंगे। रुक जाइए, दूसरों को भी सुनना सीखो मदन जी। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये कि आप किसी और को सुनना नहीं चाहते, गलत बात है सर। सुनिए, आप रुक जाइए। अरे सर सुन तो लीजिए, 2 गेस्ट और हैं, मैं 5 मिनट आपके पास। जी बोलिए मित्तल साहब, कैसे देखा जाए? देखिए हेमंत जी, जो अभी तक अंता के जो उपचुनाव की अभी तक जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, हेमंत मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हेमंत, जो अभी तक जो उपचुनाव की तस्वीर उभर कर सामने आई है,
उसमें जो खास बात है वो ये है कि ये जो चुनाव है ये वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो क्या नाम से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है प्रमोद जैन भाया, सीधी तरह से उनके बीच में हो रहा है। हमने देखा आज भी जिस तरीके से दो लोगों ने जो भाजपा के बागी कहे जा रहे थे, जो उन्होंने नामांकन वापस लिया, एक का नाम रामपाल मेघवाल है जो पूर्व विधायक है, उन्होंने क्या कहा कि साहब मेरी वसुंधरा राजे साहब से बात हो गई, उनके बाद में मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और दूसरा जो संतोष सुमन है, सुमन जी। उन्होंने ये कहा कि दुष्यंत सिंह जी जो सांसद है उनसे वार्ता हो गई, उसके बाद उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। कुल मिला के ये कि ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे जी के रूप में नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और इसीलिए जो चुनाव समिति जो बनी है, वहां की जो अंतर उपचुनाव की जो चुनाव समिति बनी है, उसका नेतृत्व भी क्या नाम से दुष्यंत सिंह जो है, जो वहां के सांसद है, वसुंधरा राजे जी के पुत्र है, वो कर रहे हैं। और सिंघू साहब को अब स्टार प्रचारक बनाया, जब पूरी दुनिया के अंदर ढोल पीट गया कि जी उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया, इतनी बार के विधायक, इतने वरिष्ठ नेता, उनको दरकिनार कर दिया, तब आप आज पता चल रहा है कि वो स्टार प्रचारकों की एक और लिस्ट निकाली है। हाँ, इसी प्रकार देखिए, जैसे हम क्या नाम से कांग्रेस की बात करें तो देखिए आप अहमद, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को आप कमजोर नहीं मान सकते। प्रमोद जैन भाया ने वहां पर 5 चुनाव लड़े हैं, उनमें से क्या नाम से वो 3 चुनाव जीते और 2 चुनाव हारे हैं, और जब वो हारे हैं तो उनकी जो मार्जिन है वो बहुत कम रही है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रमोद जैन भाया का जो व्यक्तिगत चुनाव क्षेत्र में प्रभाव है उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। लेकिन यदि हम क्या नाम से नरेश मीणा की उपस्थिति को हम देखते हैं तो नरेश मीणा ने जब जब भी चुनाव लड़ा है तब तब कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे देवली हरियाणा के अंदर 60,000 आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मित्तल साहब की सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में ही अब स्थिति क्लियर होने के बाद दिख रही है, ठीक बात है? हाँ ठीक है बिल्कुल, पोद्दार साहब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि नरेश मीणा किसको नुकसान पहुंचाएंगे, और अब जब आप आज नामांकन वापसी का 3 बजे 4 बजे के बाद अंतिम पूरा दिन आज, और तो अब तस्वीर क्या आपको साफ दिखाई दे रही है, मुकाबला कहाँ है? और ये जो दो जैसे रामपाल मेघवाल ने नामांकन उठाया और संतोष सुमन ने उठाया, तो एक छोटी सी बात और जोड़ दूं कि क्या इससे बीजेपी को ही फायदा हो रहा है सर? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बागी उम्मीदवारों को पार्टी ने साधा है, या यूं कहें कि पार्टी ने उनसे नामांकन वापसी करवाया है, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए उन्होंने एक बढ़िया मूव उन्होंने किया। इस चीज की तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा कि अभी वास्तविकता ये है कि जो नरेश मीणा जी की बात करूं तो नरेश मीणा जी आज एक समय कांग्रेस के लिए एसेट्स हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में निश्चित रूप से लाइबिलिटी साबित हो रहे हैं। चाहे देवली उनियारा की अभी जिस तरीके से मित्तल साहब ने कही, और यहाँ पे वसुंधरा जी का एक प्रभाव है, मतलब 12 कहें अंता कहें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी चर्चा चल रही थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपस में जिस तरीके से यहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर, देखिए हेमंत जी मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, वास्तविकता यह है कि जिन जिन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत जी की सरकार को घेर करके चुनाव जीत करके आई थी, 2023 के अंदर सरकार बनाई थी, आज की तारीख में आप चाहे अंता की बात करें चाहे जनता की बात करें, स्थिति यह है कि हम हैं वहां हम थे जहां, यानी कि धरातल के ऊपर आपको कहीं कोई विशेष कोई परिवर्तन नजर आ नहीं रहा है, ना शासन में, ना प्रशासन में, ना कानून व्यवस्था में। उल्टा एक चीज का और बिगाड़ खाता हो रखा है, और वो ये है कि जिस तरीके से स्थानीय स्तर के ऊपर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आज की तारीख में ऐसा लगता है कि राजस्थान में केवल एक ही चीज की सुनवाई है और वो है नगद नारायण। और यहाँ पे अगर बड़ी बात कह रहे हैं आप पोद्दार साहब, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मदन राठौर जी कह रहे हैं कि भाई विकास की जीत होगी, तो अब ये तो परमात्मा जाने विकास की जीत होगी या अवकाश की जीत होगी। अवकाश का मतलब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक हिसाब से अभी सोई हुई सी महसूस हो रही है। केवल टीवी चैनल के ऊपर तो प्रवक्ता नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत जी कहीं बिहार के अंदर अपनी कबड्डी करते घूम रहे हैं। तो कहने का प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी है ना? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, मैं वही तो बता रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी अपने हिसाब से राजनीति को सजा रहे हैं और अशोक गहलोत जी अपने हिसाब आपने दोनों पर ही मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ। मैं एक मिनट मदन जी एक बार आरिफ साहब की पहले टिप्पणी हो जाए, उसके बाद जवाब दे दूं। निरंजन पोद्दार जी बड़े एक बार मदन जी, एक मिनट शांत। आरिफ साहब एक बार,
आप पहले जी आर्य साहब बोल लीजिए पहले। मैं आर्य साहब से आप बोलेंगे लेकिन इनको बोलेगा, मैं इनको शांतिपूर्ण सुनूंगा, ये भी मुझे शांतिपूर्ण सुनेंगे। एआईसीसी ने हमारी करीबन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी की निर्देश पर करीबन 36 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की, जिसमें आपके अशोक चांदना जी के और चेतन पटेल जी और जो कि बूंदी के हमारे जिलाध्यक्ष सीएल प्रेमी जी, उनके साथ चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी लगाकर जिस तरीके 36 नेताओं को दिया, उसके साथ में प्रदेश युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जाति बदल सुन लीजिए देखिए सुन लीजिए, जो प्रदेश युवा कांग्रेस के भी करीबन 25 चुनाव समन्वयक लगाए गए हैं, जो कि अभिमन्यु पुनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन्होंने पूरी तरीके से हमने व्यवस्था की है। और 150 हाँ सर देखिए, आपने जब प्रमोद जैन भाया जी की नॉमिनेशन की सभा देखी थी, जिस तरीके का पूरी तरीके से तमाम बड़े नेता प्रमोद जी जैन भाया जी के साथ में खड़े थे उस तरीके से। और हमारे अब चूंकि दिवाली खत्म हुई है, तो अब दिवाली के बाद में लगातार इस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे और तमाम जो सरकारी योजनाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर हम घेरेंगे। ये 2 साल से ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है, इनके मंत्री इस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिससे इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और 12 में ये लोग हारेंगे। भाजपा मैं कह रहा हूं तीसरे नंबर पे आएगी। 12 में भाजपा तीसरे नंबर पे होगी। सेकंड नंबर पर कौन होगा? नरेश मीणा। 12 में भाजपा की जमानत जब्त हो जाए तो कोई गुरेज मत कीजिएगा, देख लेना आपको मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, भाजपा की जमानत कोई भी निर्दलीय हो सकता है, कोई भी निर्दलीय हो सकता है, लेकिन भाजपा की जमानत जब्त होगी। आप लिख लो। देखिए टाइम दीजिएगा मेरे को सर, मैं कह रहा हूं ना, कोई भी निर्दलीय हो सकता है। 11 निर्दलीय लड़ रहे हैं। मदन जी जवाब दे रहे हैं। हेमंत, मैंने बड़ी शांति से सुना है। हाँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को भी इतनी सी होगी कि शांति से सुनेंगे। मेरे मित्र हैं राजेंद्र आर्य जी, क्षमता होगी मेरे ख्याल से सच सुनने की। इन्होंने एक चीज बोली कि विकास की जीत होगी और भ्रष्टाचार हारेगा। अगर भ्रष्टाचार हारेगा तो प्रमोद जैन हारेगा। और एक चीज मेरे मित्र से पूछ लीजिएगा कि भरत सिंह कुंदनपुर जी ने जो आरोप प्रमोद जैन भाया पे लगाए थे, वो क्या गलत थे क्या? भाइयों रे भाइयों, एक तो पूरा गांव खायो और खान की झोपड़ियां दिखाइएगा कभी। इतने खाए थे, इतने आरोप लगाए थे, तो क्या 2 साल तक आपने कुछ नहीं किया है? फिर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये किसानों की बात करो यार। कानून के मुताबिक ये बकाया भ्रष्टाचार किया तो 2 साल तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे क्या? जनता तो पूछेगी ना आपसे। हेमंत, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून के मुताबिक काम करते हैं। माननीय न्यायालय के कानून अगर इतना धीरे काम करता है तो कैसे काम चलेगा? और माननीय न्यायालय ने पहले भी महेश जोशी को जेल भेजा है और वो जमानत पे अभी तक नहीं छूटे, जेल के अंदर है। फसल बीमा का मुआवजा दे दो। फसल बीमा का मुआवजा दे दो किसानों को। मुआवजा मांग रहे हैं किसान, डीएपी मांग रहे हैं, उनको लाठियां खानी पड़ रही है। हमारे विधायकों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है। डीडवाना की घटना है, आज ही हमारे मुकेश भाकर का फ्रैक्चर हो गया, पुलिस ने लाठियों से डंडों से पीटा है उनके। विधायकों को पीटा जा रहा है जो आवाज उठाते हैं किसानों की। अब आपका इंटरनेट हो गया है डाउन और मदन जी आपकी आवाज हमें साफ नहीं आ रही है, कट रही है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि किसानों की बात नहीं करे भाजपा किसानों की बात नहीं कर रही है। मित्र साहब देखिए, 2 बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली में, तो क्या वहां पर कोई मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा और अंता से जोड़ करके हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का ये दौरा? और दूसरी इसके साथ साथ एसआईआर का राजस्थान में भी ऐलान हो गया, इसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा अंता पर? मित्र साहब जल्दी से 20 सेकंड की टिप्पणी है। देखिए हेमंत, मेरा मानना है कि मंत्री आप सरकार में हो और आपका इंटरनेट डाउन है, कहो कि स्पीड बढ़वाए थोड़ी। जी हेमंत, मंत्रिमंडल विस्तार की तो मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री इंटरनेट की क्या बात कर रहे हो? घर पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, स्टूडियो आना चाहिए इनको। मित्र साहब बोलिए जल्दी से। फिर रहे हैं। हाँ हेमंत, ये बात आपकी सही है। ये जो एसआईआर की आज चुनाव आयोग ने घोषणा की है, उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी से बात जरूर हुई होगी मुख्यमंत्री जी की। लेकिन हेमंत, मदन जी एक सवाल जाते जाते और ये कि आज मुख्यमंत्री जी की मुलाकात दिल्ली में हुई है, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? कैसे जोड़ के देखें? राजनीतिक नियुक्तियां भी अटकी हुई पड़ी है, वो सब अंता के रिजल्ट के बाद ही होगी क्या मदन जी?
अब आपकी आवाज कट रही है, मैं जी। क्या करूं बताओ, मैं तो जी, सुनवाना बताइए। चाहता हूं जी। मैं तो पूछ रहा हूँ कि मुद्दे पे तो भ्रष्टाचार की बोलेंगे बात नहीं, कर रहे हैं, भूल किसानों गए की क्या? बात नहीं गोपाल केशव करेंगे, चरखा काट रहा था। भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, 18 सरकारी लाख योजनाओं रुपए में लेके भ्रष्टाचार नजर हो रहा गया है, था। भ्रष्टाचार सरकारी की योजनाओं बात में कर रहे हो, भ्रष्टाचार एक हो रहा मंत्री है। जेल के अंदर है, महेश जोशी चलिए, अस्पतालों बहुत में शुक्रिया बच्चे आप मर रहे सभी हैं। का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अंता का जो रण है बड़ा दिलचस्प हो रहा है, मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन सीधे सीधे टक्कर जो समझ में आ रही है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और सवाल इस बात को लेकर के जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार विकास के नाम पर जब वोट पड़ेंगे तो दोनों ही पार्टियों से पूछा जाएगा किसने कितना विकास किया, क्या इसी आधार पर जीत तय होगी या फिर जातिगत फैक्टर, समीकरण, बाकी दूसरे फैक्टर वो भी काम आएंगे, उस पर भी आगे बात होती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो अंता की जनता है उसका रुझान किस तरफ होगा वही मजबूत है।